फैसला आबाद से तकरीबन 50 मील दूर एक छोटा गांव, और उस गांव में एक छोटी सी दुकान, ऐसी दुकान नहीं जो आपको गुलबर्ग में या क्लिफ्टन में या डिफेंस में या F6 में नज़र आती, ऐसी दुकान जिसके ऊपर कोई तख्ती नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। एक छोटे से गांव के छोटे से कोने में वो दुकान होती है, और उसको चलाने वाले करीम भाई को पूरा गांव जानता है, और करीम भाई हर शख्स को उसके नाम से पहचानते हैं गांव के। तो महंगाई आ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, चावल महंगे हो जाते हैं, गेहूं महंगा हो जाता है, तेल खाना पकाने का महंगा हो जाता है, यानी हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन करीम भाई अपनी कीमतों में इजाफा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब वो कीमतों के मुतल्लिक सोचते हैं तो उनके जहन में वो बेवा आती है जो रोज़ आके आधा किलो आटा उनसे ख़रीदती है, क्योंकि 1 किलो आटा ख़रीदने की ताकत उसके पास नहीं। या करीम भाई के जहन में वो मज़दूर आता है जो रात को जब डेली वेजेस के बाद दिन दिहाड़ी लगा के कमाई करके उस दुकान पे आता है सौदा ख़रीदने के लिए, तो 3-3 मरतबा वो मैले कुचले नोट 3-3 मरतबा गिनता है कि कहीं ज़्यादा ना चले जाएं। तो करीम भाई सोचते हैं कि मैं कैसे कीमत बढ़ाऊं, तो वो नहीं बढ़ाते। तो जब महंगा ख़रीदते हैं और सस्ता बेचते हैं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले वो जो उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे रखे होते हैं वो ख़त्म करते हैं, फिर बेटी के ब्याह के लिए जो पैसे रखे होते हैं वो ख़त्म करते हैं, फिर अपने भाई से पैसे मुस्तार लेते हैं, फिर दूर पार के किसी रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, और आखिर में वो साहूकार जो 4-6% महीने के ऊपर उनको पैसे दे रहा होता है उससे पैसे लेते हैं, मगर कीमत नहीं बढ़ाते। तो एक दिन वो आता है जब करीम भाई खामोशी से एक बड़ा सा ताला उस छोटी सी दुकान पे लगा के उसी दुकान के अंदर एक चारपाई पे बैठ के रोने लगते हैं, और वो भी इस तरीके से कि उनकी बीवी के, उनके बच्चों को पता ना चले। ये मैं आपको हुकूमत की किसी पॉलिसी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको IMF प्रोग्राम या ये वाली पॉलिसी या PDL या ये वाला रेट या वो वाला रेट, ये मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे एक हकीकत आपके सामने रख रहा हूं कि कोई आड़त हो, कोई छोटी कोने की दुकान हो, कोई घर हो या कोई मुल्क हो, अगर आप महंगा खरीद के सस्ता बेचते चले जाएंगे तो भाई आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा कि आपको मोटा सा ताला लगाना पड़ेगा और अपनी दुकान के अंदर बैठ जाएंगे। 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, पूरा खित्ता जंग और आग के धुएं में बिल्कुल धुंधला चुका है। मासिवा आग के, मासिवा तूफान के, मासिवा मिसाइल के, मासिवा ड्रोन के, मासिवा गिरती हुई मकानों की धमक से, मासिवा उसके आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस पूरे वक्त में 3-3.5 हफ्ते हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। आपको ये मालूम है, सब आपको बता रहे हैं, तकरीबन 130 अरब रुपए, 129 अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं अरब रुपए खर्चे गए। पिछली हुकूमतों की तरह यह नहीं किया गया कि जैसे करीम भाई बैंकरप्ट हो गए थे, मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया जाए। ये 130 अरब रुपए अपने तरक्याती मंसूबों में से काट कर दिए गए अवाम को, और वो छोटे छोटे जो आपके सामने वजीर आजम ने के हुक्म के जरिए हम पेश करते रहे, वो छोटे छोटे हकीर नजराने, चाहे वो वुज़रा की तनख्वाह थी, चाहे वो
50% پیٹرول میں کٹوتی تھی، چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا، مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا، ارسپانسبلٹی سے خرچ نہیں کیا گیا۔ مگر میرے بھائیوں دوستو، آخر کب تک یہ انسسٹینیبل ہو رہا تھا؟ آپ سوچیں، جس طرح کریم بھائی کی میں نے ایگزامپل دی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اسکول کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، کچھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، ہمارے ہاں بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے جتنی امپورٹ کرنی ہوتی ہے ہم خزانے میں وہ ذخیرہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ذخیرہ گھٹنا شروع ہو جائے جس کو ہم فورن ریزروز کہتے ہیں، تو وہ کب تک گھٹے گا اور کتنا گھٹے گا کہ اس سے پہلے ہم بریک لگا دیں؟ تو ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قیمت پاس کر دیں یا تیل لا ہی نہ سکے،